परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में बढ़ेंगी 7 सीटें। परिसीमन पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा। उन्होंने कहा अगले साल मार्च तक परिसीमन पूरा होगा। नई सीटों के लिए प्रक्रिया चल रही है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होंगी। परिसीमन के बाद 83 की जगह 90 विधानसभा सीटें होंगी और कुछ दलों ने राजनीतिक आरक्षण की मांग भी की है। हमें अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें रिजर्व करनी, ऐसा पहली बार है। 1995 के बाद कभी परिसीमन नहीं हुआ, यानी 95 के बाद कभी परिसीमन नहीं हुआ है। अब परिसीमन अगले साल तक पूरा कर लिया जाएगा और परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ेंगी। परिसीमन पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि अगले साल मार्च तक परिसीमन पूरा होगा। नई सीटों के लिए प्रक्रिया चल रही है। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें होगी। परिसीमन के बाद 83 की जगह 90 विधानसभा सीटें होंगी और कुछ दलों ने राजनीतिक आरक्षण की मांग की है। हमें अनुसूचित जाति के लिए भी सीटें रिजर्व करनी है और ऐसा पहली बार है। 1995 के बाद कभी परिसीमन नहीं हुआ। 7 सीटें बढ़ेंगी कश्मीर में परिसीमन के बाद। चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। हाईकोर्ट ने खारिज की है एलजेपी सांसद चिराग की याचिका। लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ अर्जी को खारिज किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग पासवान की याचिका में कोई नया आधार नहीं है। मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। तो लंबित है मामला लोकसभा अध्यक्ष के बाद, लेकिन चिराग पासवान को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा इस मामले में। हाईकोर्ट ने खारिज की है एलजेपी सांसद चिराग की याचिका। लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ अर्जी को खारिज किया गया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। चिराग पासवान की याचिका में कोई नया आधार है ही नहीं। मामला लोकसभा अध्यक्ष के पास लंबित है। कर्नाटक में येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हुई है। द वीक में येदियुरप्पा के छोटे पुत्र बीवाई विजयेंद्र का इंटरव्यू है। उसमें कहा कि पुत्र होने के नाते पिता का सहयोग करना गलत नहीं है। 2011 के बाद से हमारे खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दर्ज हुए। 10 साल बाद अदालत में साबित होती है बेगुनाही। विरोधियों के कई आरोप झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री का पुत्र होने के चलते कई आरोप लगाए जाते हैं। पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं बीवाई विजेंद्र। तो बेहद अहम बात उन्होंने कही है। इंटरव्यू के दौरान कर्नाटक में येदियुरप्पा के उत्तराधिकारी की तलाश यहां शुरू हो चुकी। द वीक में येदियुरप्पा के छोटे बेटे बीवाई विजेंद्र का इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में उन्होंने कई अहम बातों को रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पुत्र होने के नाते पिता का सहयोग करना किसी तरह से गलत नहीं है। 2011 के बाद से हमारे खिलाफ कई फर्जी मुकदमे भी दर्ज हुए। 10 साल बाद अदालत में साबित होती है बेगुनाही। विरोधियों के कई आरोप झूठे हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री का पुत्र होने के चलते कई आरोप लगाए जाते हैं। पिता की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं बीवाई विजेंद्र। तेलंगाना में पदयात्राओं के जरिए राजनीति। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में डिफॉल्ट फॉर्मूला बनी है नेताओं की पदयात्रा। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बांदी संजय कुमार ने इसे लेकर घोषणा की। राज्य में 9 अगस्त से शुरू करेंगे पदयात्रा का पहला चरण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी इस तरह पदयात्रा करेंगे। वाईएस शर्मिला भी तेलंगाना की सड़कों पर उतरने को तैयार है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला और ऐसे में आने वाले महीनों में तेलंगाना में कई पदयात्राएं भी देखने को मिलेंगी। आने वाले कुछ महीनों में ये नजर आएगा, क्योंकि तेलंगाना में पदयात्राओं के जरिए अब राजनीति की जा रही है। तेलुगु भाषी क्षेत्रों में डिफॉल्ट फॉर्मूला बनी है नेताओं की पदयात्रा। तेलंगाना प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बांदी संजय कुमार ने इसे लेकर घोषणा की। राज्य में 9 अगस्त से शुरू करेंगे पदयात्रा का पहला चरण। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी भी इसी तरह पदयात्रा करेंगे। वाईएस शर्मिला भी तेलंगाना की सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की बहन है शर्मिला और ऐसे में आने वाले महीनों में तेलंगाना में दिखेंगी कई पदयात्राएं। द वीक में यशोधरा राजे सिंधिया का इंटरव्यू। कहा हॉकी में मध्य प्रदेश और भोपाल को मिलना चाहिए महत्व। 2006 में यहां ज्यादा नहीं थी हॉकी से जुड़ी गतिविधियां। मेरे खेल मंत्री बनने के बाद बनी 2 हॉकी एकेडमियां। भोपाल में पुरुष, ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी बनी और अब कामयाबी के झंडे गाड़ रही महिला हॉकी खिलाड़ी। राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम में भी भोपाल के खिलाड़ी हैं। हॉकी को लोकल पॉलिटिक्स से बचाने की बेहद जरूरत है। तो ये हम बातें द वीक में इंटरव्यू के दौरान कही यशोधरा राजे सिंधिया ने। उन्होंने कहा हॉकी में मध्य प्रदेश और भोपाल को महत्व मिलना चाहिए। 2006 में यहाँ ज्यादा नहीं थी हॉकी से जुड़ी हुई गतिविधियां। मेरे खेल मंत्री बनने के बाद 2 हॉकी एकेडमी बनी है। भोपाल में जहां पुरुष तो वहीं ग्वालियर में महिला हॉकी एकेडमी को बनाया गया। अब कामयाबी के झंडे गाड़ रही है महिला हॉकी खिलाड़ी, तो वहीं राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टीम में भी भोपाल के खिलाड़ी हैं। हॉकी को लोकल पॉलिटिक्स से बचाने की बेहद जरूरत है। द वीक की कवर स्टोरी माय लाइफ विद जयललिता। जेल से रिहाई के बाद
वीके शशिकला का पहला लंबा इंटरव्यू। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी फिल्म स्टार जयललिता। जयललिता की सबसे निकट सहयोगी थी वीके शशिकला। शशिकला ने बताया जयललिता ने कैसे उनकी राजनीति बदल दी। तमिल राजनीति में मील का पत्थर है जयललिता का कार्यकाल, और शशिकला ने इसे लेकर अपनी बात रखी। द वीक की कवर स्टोरी माई लाइफ विद जयललिता। जेल से रिहाई के बाद वीके शशिकला का ये पहला लंबा इंटरव्यू रहा। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री थी फिल्म स्टार जयललिता। जयललिता की सबसे निकट सहयोगी थी वीके शशिकला। शशिकला ने बताया कि जयललिता ने कैसे राजनीति बदल दी। तमिल राजनीति में मील का पत्थर है जयललिता का कार्यकाल। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा देश में समान नागरिक संहिता हो, संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करने का यही सही समय है। भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं और इस बदलाव से दूसरे धर्म जातियों में शादी करने और फिर तलाक में दिक्कतें आ रही हैं, और इसलिए इस समय देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। मीणा जनजाति की एक महिला और उसके पति के बीच तलाक का मुकदमा था और केस में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति की और ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा है कि केंद्र सरकार इस पर जरूरी कदम उठाए, अहम फैसला दे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी है। उन्होंने कहा कि देश में समान नागरिक संहिता हो, संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करने का ये सही समय है। भारतीय समाज में जाति, धर्म और समुदाय से जुड़े फर्क खत्म हो रहे हैं। इस बदलाव से दूसरे धर्म जातियों में शादी करने और फिर तलाक में यहाँ दिक्कतें आ रही हैं, और इसलिए इस समय देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तलाक के मुकदमे की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की। मीणा जनजाति की एक महिला और उसके पति के बीच तलाक का ये मुकदमा था और केस में पति हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तलाक चाहता था, जबकि पत्नी का कहना था कि वो मीणा जनजाति की है और ऐसे में उस पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस मामले में जरूरी कदम उठाने को कहा। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ नेता केंद्रीय जांच के घेरे में है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जारी है। अनिल देशमुख पहले ही दे चुके हैं गृह मंत्री पद से इस्तीफा। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ भी ईडी की जांच है। वही शिवसेना सांसद संजय राउत ने साबरा में लिखा है इसे लेकर कि भाजपा को शिवसेना के अलग होने से तकलीफ है। महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करना चाहती है भाजपा, तो ये सामना में लिखा गया। महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ नेता केंद्रीय जांच के घेरे में है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, परिवहन मंत्री अनिल परब दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जारी है। अनिल देशमुख पहले ही दे चुके हैं गृह मंत्री पद से इस्तीफा। वहीं ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के खिलाफ भी ईडी की जांच है। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने लिखा है इसे लेकर सामना में कि भाजपा को शिवसेना के अलग होने से तकलीफ है। महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करना चाहती है भाजपा। अफगानिस्तान के बदलते हालात पर भारत की रणनीति। ईरान और रूस के साथ तालमेल मजबूत रखने के प्रयास हैं। तेहरान होते हुए मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 1990 के दिल्ली तेहरान मॉस्को समझौते पर जोर दिया गया है। मॉस्को में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जयशंकर। अफगानिस्तान के हालात पर केंद्रित था उनका भाषण। चीन सीमा विवाद को लेकर भी खुलकर बोले जयशंकर। ईरान और रूस के साथ तालमेल मजबूत रखने के प्रयास है। अफगानिस्तान के बदलते हालात पर भारत की ये रणनीति है। तेहरान होते हुए मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। 1990 के दिल्ली तेहरान मॉस्को समझौते पर उन्होंने जोर दिया है। मॉस्को में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे जयशंकर। अफगानिस्तान के हालात पर उनका भाषण पूरी तरह से केंद्रित था। चीन सीमा विवाद को लेकर भी खुलकर बोले जयशंकर। ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल मीटिंग। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का रिव्यू किया और कहा कि देश में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये प्लांट जल्द से जल्द शुरू किए जाएं। इनके जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। रखरखाव के लिए भी अस्पताल के कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी कि किस तरह से इनका रखरखाव करना है। ऑक्सीजन पर प्रधानमंत्री मोदी की यह हाई लेवल मीटिंग है। ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाने और उसकी सप्लाई का ये रिव्यू किया गया इस मीटिंग में। उन्होंने कहा कि देश में 1500 से ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं। ये प्लांट जल्द से जल्द शुरू भी किए जाएंगे और इनके जरिए 4 लाख से अधिक ऑक्सीजन बेड को सपोर्ट मिलेगा। रखरखाव के लिए भी अस्पताल के कर्मचारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। तो आज से महंगा मिलेगा सरस दूध। सरस गोल्ड व टोन दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी और आज शाम से ही ये लागू हो गया है। गोल्ड का आधा लीटर पैक अब 26 के बजाय 27 रुपए में मिलेगा। सरस गोल्ड का 1 लीटर का पैक 52 रुपए के बजाय मिलेगा 54 रुपए में। 6 लीटर पैक अब 324 रुपए में उपलब्ध होगा। वही सरस टोन का आधा लीटर पैक 21 के बजाय मिलेगा अब 22 रुपए में।
6 लीटर पैक 258 रुपए में उपलब्ध होगा। तो वहीं स्टैंडर्ड और डीटीएम दूध के मूल्य में बढ़ोतरी नहीं की गई है। डेयरी प्रवक्ता अनिल गौड़ ने बताया कि 18 दिसंबर 2020 को दूध की दरों में 2 रुपए प्रति लीटर कमी की थी, लेकिन अब लागत व अन्य खर्चे बढ़ने से यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अन्य प्रतिस्पर्धी ब्रांडों के दूध के दाम भी सरस से ज्यादा है। तो आज शाम से ये दाम लागू किए जा चुके हैं। आज शाम से ही महंगा मिलेगा आपको सरस दूध, सरस गोल्ड व टोन दूध पर 2 रुपए प्रति लीटर की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई, यानी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। गोल्ड का आधा लीटर पैक जहां अब तक 26 का था, जो अब 27 रुपए में मिलेगा। सरस गोल्ड का 1 लीटर पैक 52 रुपए की बजाय अब 54 रुपए में मिलेगा। इधर 6 लीटर पैक अब 324 रुपए में उपलब्ध होगा। तो वहीं सरस टोन का आधा लीटर पैक जो 21 रुपए में था, वो अब 22 रुपए में मिलेगा। 6 लीटर पैक 258 रुपए में उपलब्ध होगा। कोरोना की दूसरी वेव ने तोड़ी ट्रैवल ट्रेड की कमर। अनलॉक के बावजूद होटल खाली हैं, रेस्टोरेंट भी सूने हैं। प्रदेश के 11,000 से अधिक होटल्स के 30,000 से अधिक कमरे खाली हैं। होटल, रिसोर्ट, क्लब, रेस्टोरेंट, गाइड, टैक्सी संचालक, हॉकर, वेंडर, हस्तशिल्प, लोक कलाकार, शाही ट्रेन सहित सभी को मोटा नुकसान है। ट्रैवल ट्रेड से जुड़े 30 लाख से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से बेरोजगार हैं। अगले 2 वर्ष की 30,000 से ज्यादा पर्यटकों की बुकिंग यहाँ पर रद्द हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का अगले 2 वर्ष तक का आगमन मुश्किल है। पैलेस ऑन व्हील्स का लगातार दूसरे वर्ष सत्र रद्द हो सकता है। कोरोना की दूसरी वेव के बाद घरेलू पर्यटकों को भी आकर्षित करना यहाँ पर मुश्किल होगा और तीसरी वेव की आशंका में अंतर्राज्यीय पर्यटकों का आगमन भी यहाँ पर ना के बराबर है। तो कोरोना की वजह से, कोविड महामारी की वजह से किस तरह से कमर टूटी है, नुकसान हुआ है, ये साफ नजर आता है। ट्रैवल ट्रेड की में जिस तरह से असर इसका हुआ है। लॉक के बावजूद होटल खाली हुए हैं, रेस्टोरेंट भी सूने नजर आते हैं। प्रदेश के 11,000 से अधिक होटल्स के 30,000 से अधिक कमरे खाली पड़े हुए हैं। होटल, रिसोर्ट, क्लब, रेस्टोरेंट, गाइड, टैक्सी संचालकों, हॉकर, वेंडर, हस्तशिल्प या लोक कलाकार, शाही ट्रेन सहित सभी को यहाँ पर मोटा नुकसान हुआ है। इधर तबादलों से भी रोक हटी है, लेकिन वन विभाग में पदोन्नत हुए कार्मिक मायूस हुए हैं। वन विभाग में पदोन्नति के बाद पदस्थापन में अड़ंगा लगाया जा रहा है। 4 महीने पहले जारी किए गए थे विभाग में पदोन्नति के आदेश, लेकिन पदस्थों की फाइल मंत्री स्तर पर लंबित पड़ी है। पदोन्नति के बाद भी पुराने पदस्थापन स्थान पर सेवा देने को मजबूर है कार्मिक। और एक डीसीएफ की सुपर टाइम स्केल से हायर सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति हुई। 22 डीसीएफ की सीनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में पदोन्नति हुई है। तो वहीं 32 एसीएफ जूनियर स्केल की डीसीएफ सीनियर स्केल में पदोन्नति की गई। 69 कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक के पद पर यहाँ पर पदोन्नत हुए, लेकिन अभी तक सभी को पदस्थापन का इंतजार है। अरण्य भवन से सचिवालय और सचिवालय से मंत्री तक घूम चुकी पदस्थापन की फाइल। तो पदस्थापन की ये फाइलें घूम रही हैं, लेकिन इंतजार यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर पदस्थापन हो सके। एक डीसीएफ की सुपर टाइम स्केल से हाई सुपर टाइम स्केल में पदोन्नति की जा चुकी है। उधर 22 डीसीएफ की सीनियर स्केल से सिलेक्शन स्केल में भी पदोन्नति की गई। तो 32 एसीएफ जूनियर स्केल की डीसीएफ सीनियर स्केल में पदोन्नति की जा चुकी है। 2 दिन में मानसून के दस्तक की उम्मीद है। जयपुर सहित प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बरस सकते हैं बदरा। विंड पैटर्न बदलने से बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं बढ़ेंगी आगे। कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में ये मानसून बढ़ेगा। 10 से 12 जुलाई को उदयपुर, कोटा संभाग में भारी बारिश का भी अनुमान है। और इस बार मानसून का मूड दिख रहा है पिछले साल की तरह। राजधानी में 10 साल में छठी बार सबसे गर्म जुलाई रहा है। इतनी गर्मी नहीं पड़ी और अब तक का ये रिकॉर्ड नजर आता है। 2 दिन में मानसून की दस्तक की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। जयपुर सहित प्रदेश के पूर्वी इलाकों में ये बदरा बरस सकते हैं। विंड पैटर्न बदलने से भी बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं यहाँ पर आगे बढ़ेंगी। कोटा, जयपुर, उदयपुर, भरतपुर, अजमेर संभाग में ये मानसून बढ़ेगा। तो वही 10 से 12 जुलाई को उदयपुर, कोटा संभाग में भारी बारिश का अनुमान है। और इस बार मानसून का मूड दिख रहा है पिछले साल की तरह। राजधानी में 10 साल में छठी बार सबसे गर्म है जुलाई। अयोध्या के सरयू नदी में बड़ा हादसा हुआ है। नदी में एक ही परिवार के 15 लोग डूबे हैं। गुप्तार घाट पर सरयू नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। अब तक 5 के शव मिले, 4 लापता हैं, तो 3 ने तैरकर अपनी जान बचाई और 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया है। आगरा का परिवार आया था अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लिया है। तो परिवार यहां पर पहुंचा था, लेकिन अयोध्या की सरयू नदी में बड़ा हादसा हुआ, जहां नदी में एक ही परिवार के 15 लोग डूबे हैं। गुप्तार घाट पर सरयू नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ और अब तक 5 के शव मिले हैं, 4 अभी भी लापता हैं, तो 3 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई और 3 लोगों को गोताखोरों ने बचाया है। प्रदेश में सहायक रेडियोग्राफर भर्ती में बड़ा घपला है। बोर्ड ने 21 मई को जारी किए थे भर्ती के नतीजे। इसमें 1058 पद थे, लेकिन बोर्ड को 750 अभ्यर्थी ही योग्य मिले। 209 अभ्यर्थियों के डिप्लोमा में गड़बड़ियां थी। राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में एमपी के डिप्लोमाधारियों के रजिस्ट्रेशन में धांधली है।
एमपी के 4 संस्थानों से डिप्लोमा लेने वाले 413 अभ्यर्थियों के डिप्लोमा में अनियमितता है। 209 चयनित अभ्यर्थी शामिल थे इन्हीं 413 में। तो जिनमें कुछ न कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी नजर आई। तो बोर्ड ने 21 मई को जारी किए थे भर्ती के नतीजे, लेकिन इसमें 1058 पद थे, लेकिन बोर्ड को 750 अभ्यर्थी ही योग्य मिले। यह है कलयुग का कपूत। महाराष्ट्र के सबसे बड़े दरिंदे को सजाए मौत। मां को मारकर उनके अंग खाने वाले कपूत को फांसी की सजा हुई है। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर इसने अपनी मां की हत्या की और हत्या के बाद निकाले थे मां का दिल, गुर्दे और आंतें। आरोपी सुनील को सजा सुनाते समय जज महेश जाधव ने कहा कि ऐसा जघन्य अपराध नहीं देखने को मिला आज तक। तो ये कलयुग का कपूत है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े दरिंदे को सजाए मौत मिली है। मां को मारकर इसने अंग खाने वाले कपूत को फांसी की सजा सुनाई गई है कोर्ट की तरफ से। शराब के नशे में इसने पैसे की डिमांड की थी। इसके बाद मां की हत्या की और हत्या के बाद मां का दिल, गुर्दा और आंतें आरोपी निकाल लिए थे। आरोपी सुनील को सजा सुनाते समय जज महेश जाधव ने भी कहा कि ऐसा जघन्य अपराध आज तक देखने को नहीं मिला। तो कलयुग का कपूत है ये। इसकी तस्वीर भी देखिए, आरोपी सुनील जिसे सजा सुनाई गई है। ऐसा जघन्य अपराध देखने को आज तक नहीं मिला है। सजा सुनाते हुए जज ने कहा महाराष्ट्र के सबसे बड़े दरिंदे को सजाए मौत हो चुकी है, जिसने अपनी मां को मारकर उसके अंग खाए। ये कपूत जिसे फांसी की सजा सुनाई गई।